Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the financial requirement. बहुत सारे बच्चे आज की डेट में अभी भी कंफ्यूज हैं आफ्टर पुटिंग एटलीस्ट 100 वीडियोस ऑन यूट्यूब बाय मी इटसेल्फ कि न्यूजीलैंड की फंड्स की रिक्वायरमेंट है क्या एक्चुअली में। मैं आज आपको बहुत ही प्लेन सिंपल भाषा में समझाने का एक पुनः प्रयास करूँगा कि न्यूजीलैंड की जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या है और किस तरीके से आपको फंडिंग शो करनी है, कितनी आपकी आईटीआर होनी चाहिए। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आपको वीज़ा नहीं आएगा। तो आप अगर प्रोसेस को करना चाहते हो, अपने न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा लेना चाहते हो, तो आपको फंडिंग जो है वो अच्छे से समझनी पड़ेगी कि फंडिंग क्या है। आज मैं इस वीडियो को बहुत डिटेल में बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि क्या पता जो आप सवाल मुझसे पूछने के लिए मुझे फ़ोन करो या व्हाट्सएप करो, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे बेटर आपको शायद ये पूरी वीडियो देखने से आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। सो पहला क्वेश्चन आता है कि आपको फंडिंग दिखानी कितनी है। देखो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि फंडिंग दिखानी कितनी है, क्योंकि बहुत सारे जो रूमर्स हैं मार्केट में कि आप पेमेंट प्लान्स दिखाओ और वीज़ा ले लो। ये बहुत हद तक ठीक है, लेकिन बहुत हद तक इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर जो स्पॉन्सर है उनका आईटीआर ही लो है तो आप पेमेंट प्लान दिखाओगे कैसे। इमिग्रेशन उसको खारिज कर देती है कि आपकी जो इनकम है अपनी होम कंट्री में, जो आपके स्पॉन्सर हैं उनकी इनकम ही इतनी नहीं है कि वो आपको स्पॉन्सर कर पाएँ। तो इस कारण की वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फंडिंग आपको जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है पूरे 1 साल की, फॉर द एंटायर ट्यूशन फीस एज वेल एज द लिविंग एक्सपेंसेस। और मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स कोर्स जिसकी 1 साल की ट्यूशन फीस है। 1 साल का कोर्स है, 1 ही साल के लिविंग एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपको 1 साल की ट्यूशन फीस दिखानी है, 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं और आपको उतने पैसे दिखाने हैं कि आप एक रिटर्न टिकट लेकर वापस इंडिया आ सको। तो ये है बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फंडिंग। अब इसको और डिटेल में जानते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं और ये समझते हैं कि ये फंडिंग का तरीका होगा कैसे। देखो, लेट्स से आपकी फ़ीस है $50,000, जो कि बनती है रफ़ली रफ़ली 25 लाख रुपए, और 1 साल का कोर्स है। तो आपको 25 लाख प्लस 10 लाख लिविंग एक्सपेंसेस के, विच इज़ 20,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर, ये आपको शो करना है अपने लिविंग एक्सपेंसेस प्लस ट्यूशन फीस, दैट इज़ 35 लाख। नाउ आपको ट्यूशन फ़ी हो गई, लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, अब आपको चाहिए पैसा रिटर्न एयरफेयर का, जो कि लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मैं मान के चलता हूँ। बट आप 2 लाख रुपए ले लो, तो आपको जो टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई वो हुई 37 लाख। अब आप इस चीज़ को वीज़ा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना और एक काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना। वीज़ा ऑफिसर को चाहिए कि आप अगर इस कंट्री में आ रहे हो तो आपका पर्पस यहाँ पे पढ़ाई करना है। स्टूडेंट का पर्पस वहाँ जाकर सेटल होना है और कंसल्टेंट का पर्पस आपको भेजना है। ये तीनों के पर्पस क्लियर हो गए। अब जो आपकी जो फंडिंग है, ये आपको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि ये पैसा आया कहाँ से, ये इमिग्रेशन आपसे नहीं पूछेगी या हमको नहीं बताना। This is the consultant's responsibility to tell immigration ki where have you got these funds from? What is the source of these funds? Because if the visa officer will not be able to verify the source of funds, तो आपको वीज़ा नहीं आएगा। आपके पास सोर्स होना चाहिए कि ये जो पैसा है ये आया कहाँ से है। अब ये पैसा आपको, आपने एक ज़मीन बेची उससे आया है, आपने किसी से बोरो किए उससे आया है, आपकी बिजनेस इनकम है, आपकी सैलरी से आपने सेव किया है, आपने अपने पीएफ से विड्रॉ किया है, जीपीएफ से विड्रॉ किया है, आपने अपने म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, आपने अपने स्टॉक्स बेचे हैं, एनी एक्स वाई जेड वे वेयर दिस मनी हैज़ कम फ्रॉम, you need to make sure that you can prove that. Plus, you also need to give them the source of income कि आपने ये पैसा कमाया कहाँ से था
जो कि आपने इन्वेस्ट किया और अब आप इसको वापस से अपनी पढ़ाई में या अपने बच्चे की पढ़ाई में इन्वेस्ट करने वाले हो। So this is how deep immigration goes in each and every course to determine कि ये जो पैसा आप जो शो कर रहे हो इमिग्रेशन को, ये पैसा आया कहाँ से है। तो यहाँ पर एजुकेशन लोन एक पिक्चर में आता है। अब एजुकेशन लोन को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन से अपने आप को स्पॉन्सर करने का प्लान कर रहे हो तो एजुकेशन लोन किस तरीके से वर्क करता है। देखो, अगर आप एजुकेशन लोन लेने जा रहे हो तो पहली चीज़ को अपने ध्यान में रखना कि आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने जाओ। आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लो, दैट यू नीड टू पुट द प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू गेट द लोन। नाउ the person who is underwriting the loan, who is going to sponsor you, their income should be at least 3 times the total annual EMI amount. Means, let's say कि आपने 30 लाख का लोन लिया है, आपकी EMI 40,000 रुपये महीने की है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 comes to 4.8 lakhs. This 4.8 lakhs you multiply by 3, आपके पास आपके स्पॉन्सर की एटलीस्ट इनकम 15 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आपके वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। अगर आपकी एनुअल इनकम कम है तो आपके वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। इन सारे पॉइंट्स पे जब तक आप ध्यान नहीं दोगे, इन सब चीज़ों को नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपके वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। You need to make sure that you are going to a university because university gives you the higher visa chances. Second, make sure that your gap is all covered. Your salary should be in the account. Your pay slips are there. Your appointment letter is there. Your work experience documents are there. Your SOP should cover your education background, your family background, your work experience, why you have chosen this university, why you have chosen this course, why you want to go to New Zealand, and what are your future plans. Everything has to be crystal clear, bang on. You need to give them the reason that why you will come back to India. Everything has to be in place in order to get the visa without any problem. And then, last but not the least, your sponsor's income should be very good in order to get the New Zealand visa without any trouble. There would be few things which and consultant can help you out, but entire thing depends upon your profile. If your profile has any chances that it can be pulled off for the visa, then only you should go ahead and file the visa. Otherwise, look for a genuine consultant who can actually guide you and tell you if you at all have chances of getting the visa or not. Immigration is very particular about your intentions and very particular about the funding. If your intentions are there to just go get into the country, work, make money, not study, then immigration can sense it and can decline your visa. At the same time, if you will make sure that you are putting the right information at the right time with the right documentation, then the chances of you getting the visa would be way much higher compared to if you will put the application as unorganized. So I've been repeating this information through all my videos that you need to make sure that your visa filing should be spot on and can be done through a licensed immigration advisor. Let us know if you want to get help through us. There's a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll be more than happy to help you with the entire process. I hope you have understood how the funding works for New Zealand. I have given you enough examples to explain the funding part. I'm sure you will not do the mistakes which other students have done in the past, where they knew that they have less income and still filed for the visa and got the rejection. Immigrations after this July intake has gone very strict on the funding part, and if your funding is not right, then getting the visa is very, very difficult at the moment. I hope this information was helpful. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family.
and subscribe to AC. We shall see you in our next video. Till the time, you guys take care of yourself. Bye bye.